तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के पहला चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे पहले हमने संस्कृत का 2-3 चैप्टर है। पहला चैप्टर मंगलम, दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव और तीसरा चैप्टर लास्ट कथा। तीनों ख़त्म करके वीडियो बना के प्ले लिस्ट में डाल के और उसको यूट्यूब पर छोड़ दिए। और ये जो बन रहा है ये वीडियो, ये बन रहा है हिंदी का। अब 3 को चैप्टर हिंदी में पढ़ाएंगे, तब चलेंगे हिस्ट्री की ओर या साइंस की ओर चलेंगे। पहले इसको हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे साइंस या हिस्ट्री की ओर चले हैं। पहले देखिए, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि हमारा जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो हम पहले इसको घस पढ़ देंगे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए आप। चलिए देखिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर देते हैं, पहला नंबर है कि श्रम विभाजन। इसको किताब ले लीजिए, किताब से ही पढ़ाएंगे, आप किताब लेकर ही आप रहिएगा। देखिए यहाँ पर तो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो देखिए हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो कि इसका जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका जो लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जो लेखक है श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है लेखक? कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बोले तो स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए अस्पताल। और देखिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इनका जो जन्म, इसका माता का नाम रामजी सकपाल है और माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल है, पिता का नाम। और देखिए यहाँ पर जन्म इनका हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जगह महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। महू मध्य प्रदेश में MP में होता है। देखिए दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और देखिए प्रोत्साहन में बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर तब क्या गए थे? यह गए थे अमेरिका गए थे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। 3 प्रेरक व्यक्ति थे इनके, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। और कह रहे हैं संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अम्बेडकर को जाना जाते हैं। और देखिए मृत्यु इनका 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर उनका 1956 में क्या इनका मृत्यु हो गया। और देखिए कह रहा है कि लाहौर वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था, उसमें भाषण दिए थे। यही संविधान नहीं दे पाया, उसका गर्व हो गया। भाषांतरित इसको हिंदी इंग्लिश में था, इसको हिंदी में लिया। हिंदी में लिखा ललई सिंह यादव जी लिखा। और देखिए प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं, इसका रचनाएं है, पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। इसका जो पहला रचना। उसके बाद जेनेटिक एंड डेवलपमेंट है, द अनटचेबल्स है, हु आर दे एंड हु आर स्वराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद बुद्ध एंड हिज धम्म। उसके बाद थॉट एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स। उसके बाद द राइट एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनका जो यह और इनका संपूर्ण वांग्मय वांग्मय जो संपूर्ण कालखंड में 21 खंड में प्रकाशित हुआ था। और इनका जो पहले में न्यूयॉर्क गए, उसके बाद अमेरिका लंदन पढ़ने गए, बड़ौदा ने प्रोत्साहन। पहले हम आप किताब लेकर पढ़ना चाहते हैं तो किताब लेकर बैठ जाएं। तो देखिए कह रहा है कि श्रम विभाजन, पहले इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव। लेखक परिचय पर बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लिए, पढ़ लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, पता है, अभी तो पढ़ा दिए। उसके दलित परिवार में हुआ था इनका जन्म। और मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। मतलब अपने समय में जो पढ़े लिखे में बूढ़ों जवानों में तो पहले लिखे सबसे तेज तराक थे। कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सुप्रसिद्ध रूप में से प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर युवा प्रोत्साहन के उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए और वहाँ से लंदन पढ़ने चले गए। कहाँ से गए? वहाँ से लंदन पढ़ने चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक पैरान्वय का पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। संस्कृत वांग्मय सब कुछ एकदम पढ़ा बढ़िया से। ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की थी। सब मिलकर वे इतिहास मीमांसक, सब मिलकर इतिहास मीमांसक भी सोचने वाले, विविधता भी कहा जाता है, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद एवं धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश में उन्होंने अपने देश में कुछ समय वकालत भी की। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए समाज और राजनीतिक में बहुत उन्होंने अछूतो मतलब अछूत जो होता था कि मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनूंगा, तुम्हारा गिलास पानी नहीं पीऊंगा, अछूत। और स्त्रियों में मजदूरों और मानवीय अधिकारों व सम्मान दिलाने के लिए अथवा संघर्ष किया मतलब महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए उनको क्या संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। उनके चिंतन के रचनात्मक के कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। पूछा ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में कि वो उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे ऑब्जेक्टिव में। इसमें भी पूछता है कि हु आर देकर किसने लिखा? तो भीमराव अम्बेडकर। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव
पूछता है। चलिए, तो कहता है कि भारत के संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। पूछेगा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्थन के कारण हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कह सककर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। 6 दिसंबर 1956 में बहुत ही बेहद दर्दनाक घटना थी, इसमें मृत्यु हो गया। बाबा साहब ने अपने अनेक पुस्तक लिखी। बाबा साहब जो थे भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब कोई भीमराव अम्बेडकर कोई भी बाबा साहब कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, डेवलपमेंट बता दिए, यहाँ पर सब लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, द राइट एंड फॉलो हिंदू बहुत सारा है। उसका संपूर्ण भारत के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब के संपूर्ण भागमाई को 21 खंडों में प्रकाशित किया। भारत सरकार ने इनको 21 खंडों में प्रकाशित किया। अब देखिए, यहाँ पर यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एलिमिनेशन ऑफ कास्ट ललित सिंह यादव ने द्वारा हिंदी रूपांतरित किया गया। मतलब कि जातिवादी के भेद उच्छेदन के जो है ललित सिंह यादव ने उसको हिंदी में एलिमिनेशन ऑफ कास्ट किसने लिया? तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदी में रूपांतरित किया। अब किंचित भाषण पाठ के लिए उन्होंने यह भाषण जाति पदक तोरक के मंडल और लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में 1936 में दिया गया। देने जा रहे थे, लेकिन क्या हो गया कि उसमें जाति होने के कारण उसको हटा दिया गया। अब कह रहा है कि अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और वह पढ़ा न जा सका। मतलब इतना भी जो अति हो गया। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में संघ विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविष्टों संस्कारों के रूप में बरकरार करके जाति प्रथा के मानवीय नरसिंह न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से व्यापार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्व ग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विधिवेत्ता दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद था। तो इतना भी सब कुछ बनाया, तो उसके लिए भारतीय जो संविधान में बहुत ही क्रांतिकारी के रूप में रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। मतलब बहुत ही बढ़िया भूमिका था। चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए, चैप्टर कह रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। कह रहा है कोई चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, एकदम फोकस करके पढ़िए, क्योंकि अब क्वेश्चन भी इससे ही आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। आपको दोनों ही नहीं छोड़ना है, आपको दोनों नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पढ़ना है, एकदम नंबर लाना है, एकदम 400 प्लस, एकदम 450 प्लस। देखिए, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और श्रम विभाजन जाति प्रथा का मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, श्रम मतलब हो जाता है, हम बता देते हैं, श्रम का मतलब हो जाता है काम, यानी लेबर। क्या होता है? काम, लेबर। क्या? काम। विभाजन मतलब बांटना, काम के आधार पर बांटना, कि जाति के आधार पर भी बांटना, काम के आधार पर बांटना और जाति के आधार पर भी बांटना। श्रम विभाजन मतलब यहाँ क्या न्याय है उसके बारे में बताया गया है कि श्रम को तो उसको काम के आधार पर बांट देता है आदमी को, और जाति प्रथा के आधार पर मतलब कह रहा है कि श्रम मतलब लेबर, काम के आधार पर विभाजन, और जाति के आधार पर विभाजन कैसे लोग कर देते हैं। तो हम कह रहा है कि यह एक विडंबना की बात है। कह रहे यह एक विडंबना की बात है। मतलब उपहास, विडंबना मतलब बहुत ही चिंतन की बात है, उपहास की बात है। विडंबना मतलब उपहास या चिंतन, मतलब यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी है। बताया, किताब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कह रहे जातिवाद के पोषकों की कमी, इस समय भी अभी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इसका पोषक जो है कई आधारों पर समर्थन करती है कि हाँ, फलनमा जाति है, फलनमा जाति, फलमा दुसाध है, फलमा चमार है, फलमा यादव है, फलमा कालू है। इस तरह से आज भी इस युग में चला आ रहा है। मतलब जाति के आधार पर क्या कह रहा है कि जाति के आधार पर समर्थन का एक आधार यह है, कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए सब विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब आधुनिक जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज शिक्षित है, सिविलाइज्ड मतलब समाज है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए, मतलब कार्य मतलब काम, किस चीज़ काम में, किस कार्य में कार्य कुशलता के लिए, मतलब किस काम में वह निपुण है बच्चा, उसको उस आधार पर क्या करता है, विभाजन करता है, बांटता है, क्या करता है, बांट देता है। तो सब आवश्यक है। और यह चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। श्रम जाति प्रथा भी पूछेगा, जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन का क्या रूप है, दूसरा रूप है। तो इस कह रहा है कि इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके तर्क संबंध में पहली बात है कि आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ आपत्ति श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए, और श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन जो है वह सभ्य समाज की विशेषता है। कि पहले क्या होता था
कि जैसे कि लौआ का बेटा है तो लौए काटेगा, मतलब कैसे काटेगा, चमार का बेटा तो टेर सिलेगा, इस तरह रहता था। कौन का बेटा तो लवे भूजेगा, इस तरह से ठाकुर है तो कसिए काम करेगा, इस तरह से विभाजन हो जाता है। लेकिन आधुनिक जो समाज है कार्य कुशलता पर काम करा है, कार्य मतलब जिसका पास जो हुनर है वो काम करो। जैसे हमको पढ़ाना था हम पढ़ा सकते हैं, सब कुछ है हो सकता है। लेकिन पहले वो पहले इससे पहले जो थे हम उसको हटाए थे भीमराव अम्बेडकर। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आज का जो समाज है, उस समय जो समाज था तो उसको कार्य कुशलता पर, जैसे कि हम लौआ के बेटा लौए वाला काम करेगा, या मतलब ज़्यादा है तो भैंसे चराएगा, इस तरह से काम किया जाता था इस तरह से पहले ज़माने में। तो वही कह रहा है कि सम विभाजन का रूप मतलब काम के आधार पर जो बांटा जाता था। जैसे कि आप जैसे कि लौआ है, लौआ में जन्म लिया बच्चा तो लौए वाला काम करेगा, ये फिक्स कर दिया जाता था। सम विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं और समाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों एवं विभिन्न वर्षों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। तो मतलब कह रहा है कि विभिन्न जो देता है सामाजिक विभाजन है वो अपने मन से निर्धारित नहीं करते। भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं बल्कि विभाजन मन को एक दूसरे की अपेक्षा को उच्च नीच भी करार देता है। अब करता है कि देखिए हम उच्च नीच तो बांट देता है जाति के आधार पर। हाँ चलो, अब लौआ का बेटा जैसे श्रम मतलब काम होता है, काम के आधार पर क्या है तो विभाजन कर देता है। और जैसे कि अब यादव है तो यादव के आधार पर बांट देगा, अब यादव वाला दूध बेचेगा, इस तरह से काम किया जाता था। तो उसको क्या हो जाएगा कि यहाँ कुछ मतलब दूसरे अब जाति के नाम ले रहे तब ये नहीं समझिएगा कि हमको हमारा जाति ले लिया है। ये सब थोड़ा बता रहे समझाने के लिए कि हाँ सब पहले होता था इस तरह से कि काम किया जाता था। श्रम विभाजन मतलब काम के आधार पर क्या था विभाजन किया जाता था, और जाति प्रथा को मतलब जाति को भी विभाजन, और जब वो बांट दिया चलिए वो भी ठीक है। लेकिन वो पहले जब हम पहले क्या करता था उसको ऊँच नीच प्रकार होता था। अब जैसे कि दुसाध है तो उसका पानी नहीं पीता था, हाँ इस तरह ऊँच नीच प्रकार था। हाँ तो बावन है तो ऊँचा है, चलिए ग्वार है तो नीचा नहीं, तो ऐसा होता था पहले। लेकिन अब क्या है कि समान इक्वल दिखा जाता है। संविधान में भी भीमराव अम्बेडकर लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं वही जमाने में उस जमाने में थे तो उस जमाने में वैसा होता था। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि ये अस्वाभाविक विभाजन है, बल्कि स्वाभाविक विभाजन है, बल्कि विभाजन वर्गों को एक दूसरे को ऊंच नीच करार देती है, ऊपर नीचा भी करार दिया जाता है, एक दूसरे को ऊंच नीचा भी करार देता है कि जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। लेकिन जो विश्व के किसी समाज के वर्ल्ड में एनीवेयर दिस इज नॉट फेयर, मतलब सही नहीं है। मतलब यह क्या है कि यह बात नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या भारत में होता है कि हाँ ऊंच नीच पहले बांट दिए उसके बाद क्या कुछ नहीं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन देखिएगा एकदम सब कुछ तोड़ समझा देंगे। तो चलिए देखिए, तो जाति प्रथा को वीडियो को अंत में लगे रहे। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन, जाति प्रथा मतलब जाति के आधार पर प्रथा बांटना, और विभाजन श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति के आधार पर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक और स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं, क्योंकि स्वामी रुचि पर आधारित नहीं है। अब जैसे कि आप सोच रहा उसको लौआ का बेटा है, लौआ हम अब लौए वाला काम करने जाएगा, उसको मन लगेगा, उसको मन है कि हम नहीं पढ़ाएंगे या कुछ नौकरी करेंगे, तो उसको क्या जाता ना, उसको नहीं किया जाता, नौकरी नहीं देता लेने के लिए। उसको कहता था कि नहीं तुम कब लौआ का बेटा है तो मतलब काम ही करेगा, मतलब लौए वाला काम करेगा, उसको पहली दस बंटवारा कर देता। यह कह रहा है कि अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि बता रही है। रुचि पर मोने हमको मने नहीं लगेगा, हमको जैसे हम सब डट के हम मान ले लौआ है और दे दिया हम कैसी खाने लगे, हमें मने लगेगा, हमको पढ़ाना है, हमारा जो DNA है खून में DNA है पढ़ाने का, लेकिन कहेगा कि हमको अथी करने के लिए नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो वही कह कि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ये स्वभाव विभाजन जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि मनुष्य जिसका मन उधर करेगा वही। पहले होता था कि अब जैसे लौआ में जन्म लिया था वो लौए वाला, या बाप ज़्यादा में जन्म लिया तो दूधे बेचेगा, ये सब हम उसको लोग मन भी नहीं लगता कि हाँ ससुरा दूध बेचेगा, बाल्टी ले लिया सो दूध बेचल चलेगा, मन लगेगा नहीं, मन लगेगा। क्यों नहीं मन लगेगा? स्वाभाविक रूप से क्या है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। और कह रहा है कि कुशल व्यक्ति और श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करने जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव कर सके। मतलब पेशा या पैसा मतलब काम धंधा का अपना चुनाव अपने स्वयं से कर ले। अब जैसे लौआ उसको मन कर रहा है कुछ साइकिल चलाना या कुछ में दूधे बेचना, तो भी दूसरा काम कर लेगा। या मतलब जैसे कि इसको मन नहीं लग रहा है दूध बेचने में, तो कैसे कर लेगा? तो अपना मन से ऐसा रहना चाहिए कि पैसा कार्य को स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा की दूसरी तो सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण से माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, माता पिता के सामाजिक स्तर मतलब उसके जैसे कोख में है तो उसी का स्तर कोखे में, तो उसको अब जैसे कोख में मम्मी पापा का जैसे मम्मी पापा कोख में है तो उसको पहले उसका जो पेशा निर्धारित किया जाता है, लौआ है तो लौए कैसे काटेगा। लेकिन क्या होता है कि दृष्टिकोण से माता पिता के स्थानीय सामाजिक स्तर के आधार पर उसके पहले से ही उसका आधार गर्भाधान के समय से ही वो मनुष्य के पेशा का निर्धारित किया जाए। गर्भाधान मनुष्य जब माँ जो
जो गर्भवती होते हैं तभी उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता था पहले कि हाँ यही काम करेगा, तुम लौवा है या तुम ये है तो वही काम करेगा। अब तो ये क्या हो जाता था कि ऐसा होता था गर्भ में पहले ही उसको लौवा है तो लौवे वाला काम करेगा, या मतलब बावन है तो या कुछ इसी तरह से काम करेगा। तो इस तरह से पेशा निर्धारित किया जाता था पहले ज़माना में। अब ऐसे लेकिन अब नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया है। तो गर्भाधान के समय ये मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। बताइए गर्भाधान मतलब प्रेगनेंसी के समय में ही बताइए बच्चा का माँ को उसको क्या कहता था, पेशा निर्धारित किया जाता था, काम उसको निर्धारित किया जाता था। ऐसा बहुत ही जाति प्रथा के पेशों के दोषपूर्ण पूर्वानिर्धारण नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है मनुष्य को। एक अब देखो इसका लौवा है, अब लौवा वाला काम भर दिन दाढ़ी काटेगा, इसका जीवन भर के लिए पेशा बंद कर दिया। और दूध बेचने वाला दूध एकदम जीवन भर के लिए, या कानून है तो लावा भूजे एकदम इस तरह पूरा एकदम जमा रहे चमजुत्ते से लेकर उसका फिक्स कर देता था। बताइए अब जीवन भर के लिए वही काम करो, और ये पेशे के बांध दिया जाता था, बाउंड कर दिया जाता था उसको वैसे में। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या कुछ मन लगे या ना लगे, उसको उस बदला में जाना ही है, दूसरा काम कर ही नहीं सकता। करेगा पर्याप्त होने के कारण यह भूखों पर मर जाए, भूखे मर जाए कुछ ऊपर। जैसे कि आप समझ जाए लौवा वाला काम नहीं चलेगा, दूसरा नहीं काम कर सकता ना, वही काम करेगा, उसको दूसरा काम करने ही नहीं देता समाज में। दूसरा काम ऐसा होता था, भूखों ही मर जाए, क्यों नहीं मर जाए, उसको वही काम करना है। आधुनिक युग में यह स्थिति पर आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब जैसे सपोर्ट कि अब उसको कर्जा ले या कुछ कर्जा ज़्यादा बढ़ गया, इस पैसा में उसको लाभ नहीं हो रहा, तो दूसरा पेशा वो चुन सकता है, लेकिन ऐसा चुनने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता था। उसको आप देखिए तो ये हो जाता है, ये बहुत ही मतलब कह रहा है कि निरंतर विकास या कभी कभी अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है, पर कभी भी कर्जा वर्जा डूब जाएगा तो मन करता है कि हमको दूसरे कुछ बोरे वाला काम करे तो वो भी काम कर सकता, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था अब तो बताइए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य के अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। भूखा मरने के लिए अब बेचारा क्या करेगा, बताइए। बच्चा हुआ भूखा मरने के लिए क्या करेगा, भूखा मर जाएगा, वो उसका पेशा बदलने के लिए नहीं दिया जाता है। बताइए ऐसा समाज होता था पहले। तो कह रहे कि हम अपना पेशा बदलने के स्वतंत्रता ना हो तो उसके भूखे मरने के अलावा क्या चारा हो सकता है पेशा बदलने के। और कर्जा हम डूब गया, भूखा मर गया, पता चला मम्मी पापा सब बेच दिया, फांसी लगा लिया। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है कि जिसका उसका पैतृक पेशा ना हो। उसका पैतृक पेशा ना हो उसका ऐसा मतलब चुनौती नहीं देता था। पैतृक पेशा में पिता बाप दादा परदादा चलता था, पिता का पिता इस तरह से उसका पैसा वही चुनता, वही उसका पेशा, वही काम है, तो वही ऐसा करता। भले ही उसका उसमें परंपरागत हो या ना हो, परंपरागत ऐसा होता था पहले जब उनके बाप दादा काम है वही काम करेगा, दूसरा काम कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा इस प्रकार के पैसा को परिवर्तन में अनुमति न देकर जाति प्रथा में भारत बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। और यही कारण है कि भारत बेरोजगारी में भी पहले से भी बेरोजगार हम बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे यूथ जो है बेरोजगारी के कारण बने चुके हैं। तो यही कारण बेरोजगारी का भी कारण, अब इसमें मन नहीं रहा तो दूसरा काम कर सकता तो रोजगार तो मिलेगा नहीं। अब तो वही का काम नहीं मिला, जैसे कोई केस कटावे अभी नहीं, या जूता कोई सिलवा आइए नहीं रहा तो इसका पैसा मरेगा नहीं, ये बच्चा मर जाएगा जितना भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, और जाति प्रथा का एक श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। स्वेच्छा मनुष्य का स्वेच्छा नहीं है, तब पर भी उसका पैतृक पेशा है, आप उसका बाप दादा जो कर रहा है वही पर उसका निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम आप भी विरोध कीजिए, एकदम करें कि स्वच्छता परिवर्तन मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि पर इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं कर रहा था। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अनुचित रूप से केवल विवतास करते हैं। और ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब टालू काम कुछ भी छोटा काम करेगा और उसके बाद कह के विवश करना पड़ेगा उसको। टालू काम जो करना नहीं हो तो काम है उसको भी करना पड़ेगा, इससे उसका पैसा मरेगा, उसका गरीबी आ जाएगा, इसमें धीरे धीरे गरीबी आएगा, बेरोजगारी आ जाएगा, धीरे धीरे बाप दादा उसका पता चलेगा कर्जा डूब गया, मर गया, फांसी लगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा भी सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं सबको रोजगार देना चाहिए, ये दिस डेट।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो, दिमाग कोई कुशलता कैसे कम प्राप्त कर सकती है। अब उसका मन ही नहीं लग रहा है इसको, जैसे कि अब कानू है, उसको कह दीजिएगा कि आप लोग वाला काम करें, उसको मन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जहाँ मन दिमाग कुछ कामें नहीं कर रहा है, तो उसको वो पैसा में काहे डुबाना चाहते हैं। तो वो पैसा कुशलतापूर्वक हुआ, उसका कुशल हुआ, कैसे उसको कुशल हो सकता है, कैसे स्किल उसको प्राप्त कर सकता है, नहीं पता कर सकता है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। पूछेगा आप आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। क्या है ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा तो हानिकारक एकदम सही बात है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा आत्मशक्ति से को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों को बेहतर कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब मनुष्य को स्वाभाविक नियमों को पकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्याओं के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, समस्याओं को रचनात्मक पहलू मतलब डीपली लेता हूँ कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या होगा? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता समता प्रभुत्व पर आधारित हो। पूछेगा कि मेरा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता समानता और प्रभुत्व पर आधारित होना चाहिए। व्यक्ति में आप याद रखिएगा। यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व तो हमारे भाईचारे में किसी को यह आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तित समाज को एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित नहीं हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे समाज में बहुविध हितों पर सबका भाग होना चाहिए तथा इस सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज़ संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध कर रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे के वास्तविक रूप से दूध पानी के मिश्रण से एकदम भाईचारा का एकदम जिस तरह दूध पानी मिल जाता है पता नहीं चलता, मुश्किल से वास्तविक रूप से। इसी कारण दूसरा इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी भाईचारे का वास्तविक नाम दूसरा रूप क्या है? लोकतंत्र। ये भी पूछ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक दिनचर्या कि एक रीति तथा समाज के संबंधित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि इनमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। चैप्टर खत्म हुआ और यही था हमारा जो सब कुछ। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, और तो इस वक्त थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, सपोर्ट भी कीजिएगा। देखिए हमको अब देखिए लेखक एक विडंबना की बात क्योंकि विडंबना की बात यही कहती है कि लेखक को जो मनुष्य को रुचि भी नहीं लगता तब पर उसका विभाजन कर दिया जाता है, उसका पेशा काम का जो विभाजन कर दिया जाता है। यह बहुत विडंबना की बात है। यहाँ पर बताया गया है जाति प्रथा के पोषक के पक्ष में क्या तर्क देना। जाति प्रथा के पोषक के पक्ष में शोषण हो रहा है, पोषक तो क्या इस तरह से बना दे। जाति प्रथा के पक्ष में गए तो इसका हम क्वेश्चन आंसर का अगला वीडियो हम लाएंगे। इसका हम क्वेश्चन आंसर भी डील करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव पहले से पहले हम ऑब्जेक्टिव इस देखने के बाद वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, उस पर सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। सब्जेक्टिव धीरे धीरे मिल जाएगा और उस ऑब्जेक्टिव भी आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू माई चैनल लर्न विद नीतीश सर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड माय नेम इज नीतीश सर एंड दिस चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आप देखें समझ में आ गया होगा। एकदम आप छोड़िएगा, ऑब्जेक्टिव भी नहीं छोड़िएगा, एकदम हम वादा के साथ कर सकते हैं। चलिए वीडियो कैसा लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्क्रीनशॉट लेना आता है स्क्रीनशॉट ले लें।